दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी तेज़ी से अपना ट्रेंड चेंज करता है। उस ट्रेंड को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, टाइप ऑफ एमसीक्यूज़, बेसिकली ऑप्शन सेटिंग एंड ओवरऑल स्टेटमेंट या क्वेश्चन का लुक एंड फील होता कैसा है वो। सेकंड, उस बेसिस पर एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता कैसे है। जैसे मैं अगर कहूँ टू स्टेटमेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू, तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिखेंगे, कुछ इस तरह की ऑप्शन सेटिंग होगी, या फिर आइडेंटिफाई द टर्म में बहुत सारी टर्म्स लिखी होंगी, उसमें से एक आपको पहचानना होगी। या फिर अगर आप कहते हो कि असर्जन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, तो कुछ ऐसे दिखेंगे। या फिर अगर मैं कहूँ इनकरेक्ट टाइप, तो उसमें कहीं इनकरेक्ट लिखा होगा। या फिर मैं कहूँ पेयर टाइप ऑफ एमसीक्यूज़, तो ओल्ड वर्सेस न्यू, पहले भी पेयर टाइप ऑफ एमसीक्यू आते थे, अभी भी पेयर टाइप ऑफ एमसीक्यू आते हैं, बस उनका पूछने का तरीका अलग हो गया है। ये 2014 का क्वेश्चन है। और भी पेयर टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ पहले भी आते रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, इस पर हमने बात की थी 3 प्रीलिम्स पहले, 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू इन यूपीएससी प्रीलिम्स। जो आज वाला वीडियो है ये इस वाले वीडियो का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें हमने लगभग 30 टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ इन ओवरऑल प्रीलिम्स एंड जो सब्जेक्ट वाइज है इससे डिफरेंट है। जैसे मैं अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ 12 टाइप ऑफ एमसीक्यू में सपोज एक स्पीसीज टॉपिक है, तो स्पीसीज में एग्जामिनर किन किन थीम से क्वेश्चन पूछता है वो हो सकती है स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, स्पीसीज का हैबिटेट क्या है, स्पीसीज की ज्योग्राफिकल रेंज क्या है, स्पीसीज की फीडिंग हैबिट क्या है, एनिमल इथोलॉजी क्या है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में देखनी है सिनॉप्सिस इस पे स्पेशल कोर्स में जाके एमएसजीपी यानी कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यू कोर्स में जा सकते हो, राइट। तो खैर मुद्दे पर आते हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 2 टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ कैसे दिखते हैं, उनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो इस लेक्चर में जो हमने एमसीक्यूज़ लिए हैं कुछ साइंटिफिकली डिवाइड करने का ट्राई किया है। पहला, फैक्चुअल एंड टू स्टेटमेंट टाइप, जिसमें ये 5 टाइप हैं। दूसरा, असर्जन रीजनिंग, जहाँ पे आपको रीजनिंग देनी होती है, उसमें 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक ये भी है कि क्यों आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने के लिए खुद को रीजनिंग देनी चाहिए, टाइप नंबर 13। देन मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज किस तरह के हो सकते हैं, इनकरेक्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। देन मैच द फॉलोइंग। तो शुरू करते हैं फैक्चुअल एंड टू स्टेटमेंट टाइप। तो टू स्टेटमेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू होते क्या है, जो यहाँ लिखा है व्हाट इज दिस टाइप एंड एलिमिनेशन प्रिंसिपल, ये लिखने के लिए लिखा है। आप मेरी बात पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं आपको लेक्चर शुरू होने से पहले 3 या 4 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहला, व्हाट दिस लेक्चर इज़ नॉट। ये लेक्चर इसलिए नहीं है कि हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स विद ईज, या फिर 150 मार्क्स कैसे लाए या 190 मार्क्स कैसे लाए। यूट्यूबर्स ने बिल्कुल इसमें गंद मचाई हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। दूसरा, ये वीडियो इस बारे में भी नहीं है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, क्यों एलिमिनेशन टेक्निक पे आप मास्टरी कर लोगे तो फिर प्रीलिम्स बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लोगे। ये इन बारे में लेक्चर नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो तो फिर ये वीडियो यहीं आप छोड़ सकते हो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो फिर आपको 4 से 5 बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, बहुत काम आएगा। कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक्चुअल में इससे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपको पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसेंशियल रूल्स एंड टूल्स के बारे में है, एग्ज़ाम के नियम क्या हैं और एग्ज़ाम के अस्त्र शस्त्र क्या हैं। ये बेसिकली लेक्चर अस्त्र शस्त्र के बारे में है, जो आपके एग्जाम में अप्रोच को बेटर करता है। टाइप ऑफ एमसीक्यूज में जब हम टू स्टेटमेंट टाइप कहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, विद रेफरेंस टू समथिंग कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 और 2 सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन सेटिंग इस तरह से है, पहला स्टेटमेंट 1 ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ओनली एक ही स्टेटमेंट अगेन ट्रू है। ऑप्शन सी दोनों ट्रू है, ऑप्शन डी कोई भी ट्रू नहीं है। डिफरेंस क्या है इसमें और मल्टीपल स्टेटमेंट में? मल्टीपल स्टेटमेंट में आप देखो कुछ इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन टू स्टेटमेंट टाइप में क्या है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, सबसे पहले ये डेफिनेटली आप पढ़ोगे करेक्ट इनकरेक्ट पहले क्यों कर लेना है। आप सबसे पहली चीज़ फाइंड करते हो एक गलत स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको यही ट्राई करना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, जैसे ही मैंने कहा 1 इज़ रॉन्ग तो ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप 50-50 चांसेस पे पहुँच जाते हो क्वेश्चन को ठीक करने के। लेकिन आप अगर डेटा देखो तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में 1 करेक्ट होता है, या तो ए सही होगा या बी सही होगा। डी ऑप्शन लीस्ट पॉसिबल है।
बहुत रेयर केसेस में। हम अभी रियल टाइम डेटा देख लेते हैं लास्ट 45 ईयर्स में एक दो सब्जेक्ट्स का, आपको समझ आएगी मेरी बात। हिस्ट्री में बोथ 1 और 2 करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि डिफिकल्ट होता है रॉन्ग फैक्ट इस्टेब्लिश करना, इसकी हम बात कुछ और क्वेश्चंस में करेंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है तो 1 और 2 करेक्ट हो सकते हैं बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम लेते हैं एक इन्वायरमेंट की फाइल, यहाँ पे हम सर्च करते हैं कुछ ऐसा ही बोथ 1 और 2 करके, क्या है, टोटल 22 रिजल्ट है। 2010 में जो पूछा है इसका आंसर आप ध्यान रखना डी, एक जगह डी है। अगले क्वेश्चन में सी आंसर है। आंसर जो बनाया गया है बहुत स्पेसिफिक टाइप जो स्टेटमेंट है उनके बेस पे। यहाँ देखो आंसर बी है। मैक्सिमम नोटिस करना आंसर ए और बी में ज़्यादा मिलेंगे। करंट अफेयर्स का होगा तो सी में आंसर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आंसर बी है, यहाँ पे आंसर बी है, यहाँ पे आंसर डी है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर डी है 22 में से। देन यहाँ पर आंसर सी है बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर ए है, राइट। अगला आंसर यहाँ पर बी है, अगले में आंसर बी है, अगले में भी बी आंसर है, अगले में भी बी आंसर है, इससे अगले में भी बी आंसर है, इससे अगले में सी आंसर है। हाँ देखो जो मैंने कहा ना करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। अब नगोया प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये सब चीज़ें लगातार न्यूज़ में रहती हैं, तो ये सी हो सकता है। जनरल स्टेटमेंट्स भी हैं, राइट। ये जो स्टेटमेंट 1 है ना, ये बहुत सिंपल सा वाइड स्टेटमेंट है, ये ट्रू ही मान के चलोगे आप, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा जनरल से स्टेटमेंट है। करंट अफेयर्स से और एलिमिनेशन के जो सिंपल रूल्स हैं उनसे ये सी बनता है। अगला डी वाला थर्ड क्वेश्चन, वो भी फैक्ट्स हैं कि सोलर पावर टैरिफ ये डिटरमाइन करती है, या फिर ये बेसिकली अल्टीमेटली करंट अफेयर्स को लेकर इन्होंने गलत फैक्ट्स बना दिए। अगले में आंसर सी है, उससे अगले में आंसर ए है, उससे अगले में आंसर सी, देन ए, देन सी, देन सी, राइट। तो आप देखो जैसे CDM है, ये क्वेश्चन क्या है 2008 में CDM करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर सी हो गया। यहाँ पर सी क्या है, ये बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जनरल क्वेश्चन। हमने 22वां क्वेश्चन और देख लेना, इसका आंसर बी। टोटली आपने देखा 22 क्वेश्चन में से सिर्फ तीन में डी ऑप्शन है। हिस्ट्री में एक से ज़्यादा में हो सकता है, करंट अफेयर्स में सी ट्रू हो सकता है, ये आपको समझ आया होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए कुछ ये प्रिंसिपल्स ध्यान रखो, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगला, जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आइडेंटिफाई द टर्म या फिर मैनी टर्म्स इन अ क्वेश्चन, इस टाइप के MCQs हैं। ऐसी सिमिलर थीम एक असर्शन रीजनिंग में भी है, वो भी हम अभी देख लेते हैं साथ में ही इसके, राइट। जो हम डिस्क्रिप्टिव या फिर आइडेंटिफाई द थीम। तो आइडेंटिफाई द टर्म क्या है, यहाँ आप देखो टर्म्स बहुत सारी विद रेफरेंस टू समथिंग या फिर समथिंग इज इन न्यूज़। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या तो न्यूज़ से आते हैं या फिर PYQ से आते हैं। एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। यहाँ पर क्या है, वर्नाक्राई, पेट या इटर्नल ब्लू, 3 चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स से है, न्यूज़ से है। ये आपको बताना है सारी चीज़ों में से क्या आप एक एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्या है। मैं कहूँ कि अगर ये वाली चीज़ इनमें से X है तो बाकी सब भी X ही हैं, राइट। अब अगर मैं ये कह दूं कि वानाक्राई, पेट या इटर्नल ब्लू साइबर अटैक से रिलेटेड है, तो फिर अब ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, आपके पास आंसर आता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको एटलीस्ट एक पता होगा। आपको एक टर्म पे फोकस करना, कोई एक समझ में आ जाए। आपको छोटी छोटी डिटेल पर भी फोकस करना है। जैसे मैं कहूँ वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, चिड़िया, मतलब जब भी आप पढ़ोगे ना तो किसी इल्ले बिल्ले की सफ़ेद गर्दन नहीं देखोगे या ग्रे चिन, ये सब नहीं देखो, सिर्फ चिड़ियों में या फिश में आपको 2 चीज़ों में दिखती है ये, ठीक है। तो आपके पास आंसर बन जाता है। मिनी वेट न्यूज़ में भी था उस साल, रेड स्टार्ट न्यूज़ में भी था, राइट। फिर भी एक जनरल मैंने आइडिया बताया, जब भी कलर हो ना किसी का तो वो इन जनरल या तो फिश का होगा, स्पेशली जब फेस वाले पार्ट का तो फिश होगी, या फिर 90% टाइम्स बर्ड होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए कई बार बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ देना बेटर है। रिसेंटली जैसे एक वो क्वेश्चन आया हो कोई, ये सारा है, इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे आपके मैनी टर्म्स इन अ क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे ही एक चीज़ अगर मैं कहूँ असर्शन रीजनिंग में डिस्क्रिप्टिव या आइडेंटिफाई द डिटेल, यहाँ भी बहुत सारी टर्म्स हैं। यहाँ क्या है, बहुत सारी टर्म्स दी हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस तरह की हैं। असर्शन रीजनिंग में आपको रीजनिंग के थ्रू बताना है। ये सारा ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ आप फोकस करो। ये जो क्वेश्चन हैं 2, ये क्या कह रहा है, किसी क्रॉप की बात कर रहा है, सब ट्रॉपिकल, ये इसका फर्स्ट कीवर्ड। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस, सेकंड कीवर्ड।
210 फर्स्ट 3 डेज, 3 कीवर्ड नंबर 3, इतनी रेनफॉल कीवर्ड नंबर 4, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिटेंशन मॉइस्चर रिटेंशन कीवर्ड नंबर 5। अब आपके पास ये 5 कीवर्ड हैं, क्या आप 5 कीवर्ड की हेल्प से इन क्रॉप में फाइंड आउट कर सकते हो? मैं जेन्युइनली सब ट्रॉपिकल से नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन जो ये वाला है ना, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इससे आइडिया लगा सकता हूँ ये कॉटन की बात कर रहा है। शुगर केन में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, टी में आपको पूरी तरह से ड्रेन चाहिए, जूट में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये आंसर आ जाता है। आपको एलिमिनेशन हर जगह लगाना है। आप ये मान के चलो प्रीलिम्स में आपके सामने आंसर है A B C D, इसमें से सही आंसर चूज़ करने का तरीका यहाँ पर ये है कि मुझे पता है A सही है या फिर ये पता है B C और D गलत है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक स्टेट की बात कर रहा है, इसमें 3 चीज़ें दी हैं। इसका नॉर्दर्न पार्ट, कोई एक ऐसा स्टेट है इसका नॉर्दर्न पार्ट एरिड और सेमी एरिड है। इंडिया में 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जो एरिड और सेमी एरिड है, राजस्थान या लद्दाख, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में कॉटन होती है और कैश क्रॉप्स भी है। अब राजस्थान या लद्दाख के आसपास तो या गुजरात है, गुजरात का नॉर्थ पार्ट, राजस्थान अगर यहाँ है तो गुजरात यहाँ है, तो आपके पास आंसर आ जाता है गुजरात, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो जब डिस्क्रिप्टिव या आइडेंटिफाई द डिटेल्स, जैसे पीटलैंड वाला क्वेश्चन पूछा रिसेंटली, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है ऐसे, वो आपके आइडेंटिफाई द डिटेल और आइडेंटिफाई द टर्म ये सिमिलर वे में सॉल्व होंगे। फिर आते हैं वन लाइनर। ये इससे आइडेंटिफाई द टर्म बेसिकली अभी टाइप 2 हो गया, इससे डिफरेंट कैसे है? बेसिकली एक टर्म है, उसी के बेस पे आंसर देना है। जैसे कुला धरान क्या है, अगर आपको पता है कुला एक टोपी है, धरान धरने वाले सैयद होते थे, तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको पता है हुंडी क्या है, देन यू कैन डू। हिस्ट्री के लिए वन लाइनर पे जाना है, सिनॉप्सिस में 2020 50 सीरीज़ के डेमो में चले जाना, मोस्ट अपडेटेड वन लाइनर्स दिए हुए जो 2021 से हम ऑलमोस्ट अपडेट कर रहे हैं हर साल। खैर ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस क्या है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली या तो आपके लिए ट्रैप है एग्जाम में, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए, पूरे मार्केट के लिए ट्रैप है। इसके लिए मैं आपको एक टिप ये दे सकता हूँ कि स्टेट पीएससी की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। सपोज आप इंडिया में इस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ आसपास के जो 3-4 स्टेट्स आपको दिखते हैं उनके पीएससी ज़रूर देख लो, ठीक है। तो वन लाइनर है, या तो आपको आता है या फिर नहीं आता, राइट। फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्या है, राइट। देखो, एक सॉल्विंग प्रिंसिपल है, मोर द फैक्ट मोर द चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पढ़ने हो पॉज करके पढ़ लेना, PAB और कब ट्रू होते हैं, राइट। ये अभी हम बात नहीं कर रहे। मैं बेसिकली फोकस करना चाह रहा हूँ कि एक किसी स्टेटमेंट में जितने ज़्यादा फैक्ट्स होते जाएंगे, एक फैक्ट के ट्रू होने के चांसेस 1/2 हैं। ये आप मान के चलते हो, जैसे ये है वाटर क्रेडिट एक चीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, WHO फैक्ट नंबर 1 है, वर्ल्ड बैंक फैक्ट नंबर 2 है। दोनों के ट्रू होने के चांसेस 1/2 इंटू 1/2, ये PA इंटू PB हो जाएगा। टोटली इसके क्वेश्चन के ऑप्शन के इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस 1/4 है, 0.25%। ऐसा नहीं है कि कभी सही होगा ही नहीं, बट इसके चांसेस लीस्ट है। अगर मैं 2 एलिमिनेट करता हूँ तो 2 यहाँ से और यहाँ से चला जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, जितने ज़्यादा फैक्ट्स होते जाएंगे उतने चांसेस कम होते हैं। अगर मान लो इसमें नीति आयोग होता तो इसके चांसेस सही होने के और ज़्यादा कम हो जाते हैं, 1/2 इंटू 1/2 टोटली 1/8, 0.125, 12.5% चांसेस हैं। अब इसी क्वेश्चन को लेके मैं डिस्कस करना चाहूँगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक बार एक क्वेश्चन था, आई थिंक टेस्ट सीरीज़ का या किसी स्टेट PCS का क्वेश्चन है, उसमें एक स्टेटमेंट था, कोई स्कीम XYZ, मुझे स्कीम का नहीं पता, वो पूछ रहा है कि ये स्कीम MSME मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है, ठीक है। हो सकता है सही हो सकता है ना हो, उसमें ऑप्शन सेटिंग यही है A B, मतलब ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट सेटिंग है बेसिकली, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब मुझे एक चीज़ पता है, अगर ये स्कीम जो भी है MSME की है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, उसके लिए तो DOPT है। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो MSME की नहीं है, दोनों में से एक ही ट्रू है। तो एटलीस्ट मैं इसमें A या B पे चले जाऊंगा, बोथ करेक्ट नहीं होंगे, दोनों में से एक सही हो सकता है, 50% एलिमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, वाटर क्रेडिट। अगर ये माइक्रो फाइनेंस, ये स्टेटमेंट 1 सही है
तो डब्ल्यू एच ओ को आप कभी नहीं सुनोगे कि माइक्रो फाइनेंस देता है। IMF होता फिर भी आप समझते कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, AIIB हो फिर भी आप समझ लेते, बट डब्ल्यू का माइक्रो फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो या तो 1 ही ट्रू है या 2 ही ट्रू है, दोनों एक साथ ट्रू होने के चांसेस कम है। तो ये फैक्चुअल एंड टू स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं असर्जन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। रीजनिंग आपकी कई टाइप की हो सकती है। जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ असर्जन रीजनिंग है वो या तो इस तरह के ऑप्शन सेटिंग है, या फिर जो दूसरे टाइप से पूछने का तरीका अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस है यही। बेसिकली जो क्वेश्चन की थीम है वो होती क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। अब देखो 2 स्टेटमेंट टाइप में भी 2 स्टेटमेंट थे, बट ऑप्शन सेटिंग क्या है, वहाँ पे पूछता है A ओनली 1, B ओनली 2, C में 1 and 2, D में नन। यहाँ क्या है, ऑप्शन सेटिंग चेंज हो गई, बस एग्जाम का ट्रेंड यहीं से बनता है। यहाँ पर जो असर्जन रीजनिंग है या स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि A एंड R दोनों ट्रू हैं और R A को एक्सप्लेन करता है। दूसरा कहता है कि A और R ट्रू हैं लेकिन R A को एक्सप्लेन नहीं करता है। C में एक सही है, D में दूसरा सही है। C में A गलत है, D में दूसरा गलत है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर किसी मोमेंट में कहता हूँ कि A इज़ रॉन्ग तो फिर आपका आंसर D आ गया। अगर किसी मोमेंट में कहता हूँ कि R इज़ रॉन्ग देन मेरा आंसर C आ गया, राइट। इशू तब आएगा, चैलेंजेस तब आएंगे जब दोनों करेक्ट हैं, तब आप A ऑप्शन पे जाओगे जब तक कि जो R स्टेटमेंट या स्टेटमेंट नंबर 2 है बहुत ही वियर्ड एक्सप्लेनेशन ना देता हो, एसेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन मैच ना करती हो। जैसे एक क्वेश्चन है 90s का क्वेश्चन है, असर्जन क्या कहता है, वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉलिटी में जब नॉट डिफाइंड की बात आती है या डिफाइंड, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ अगर डिफाइंड है इसका मतलब वो चीज़ गलत है। मैं कह लूँ कि ठीक है ये चीज़ ट्रू है क्योंकि नॉट लिखा है ना। माइनॉरिटी कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमें पता है नॉलेज से, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो A भी ट्रू है, B भी ट्रू है। अब इसका आंसर C और D तो नहीं हो सकता। अब लेकिन आप एक चीज़ बताओ, क्या ज़रूरी है किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होने के लिए या ना होने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना या ना होना ज़रूरी है? कोई लेना देना है इस बात का? कुछ नहीं है। ये चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करने से कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब आंसर इज A। इसी तरह से अगर हम और कुछ क्वेश्चन देखें, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऐसा कुछ देखना चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री की फाइल में सर्च करते हैं। टोटली 17 रिजल्ट्स हैं, ये वाला आप पढ़ना। B क्यों है, दोनों ट्रू है लेकिन दूसरे का पहले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ भी आंसर B है। ऑलमोस्ट वैसी सी चीज़ें हैं कि क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऋग्वैदिक पीरियड में मोनार्की थी, प्रीस्ट क्या है, दोनों इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर। भाई प्रीस्ट क्या एंजॉय करते थे, उसका मोनार्की से क्या लेना देना है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप देखो तो ये वाला है, अशोका ने एनेक्स किया था, यस, लैंड और सी साउथ इंडिया तक करता था, ठीक है, ये करता था इस वजह से ये भी किया, आंसर A हो सकता है। एक्सप्लेनेशन सिंपल है, बहुत सेकंड और थर्ड लेयर में जाके नहीं सोचना है। अगला अगर आप देखो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईयर देख रहे हो आप, बहुत पहले पूछता था ये सारी चीज़ें। यहाँ आंसर C है, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, आपके पास इमीडिएटली आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं ये कहूँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू समथिंग। एंशिएंट इंडिया एक बड़ी थीम है, A बहुत बड़ी थीम है यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम के हिसाब से देखें तो, और कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अब इस ड्यूरेशन में मान लो गुप्ता पीरियड आता है, तो गुप्ता पीरियड में किसी चीज़ का एक्सपेंशन हुआ था, क्या वो एक्सप्लेन कर देगा कि एंशिएंट इंडिया में ऐसा था? उल्टा हो सकता था, अगर ये A में होता ये R में होता तो फिर भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर B आएगा, राइट। एक्सप्लेनेशन बहुत वियर्ड नहीं होनी चाहिए जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ देखो, राइट, इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आंसर A है, राइट। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको आता ना हो तो एक आपको आइडिया देता हूँ, अहमनपुरम, दोनों अगर रिलेटेड है ना तो भी आप आंसर A लगा सकते हो। अहमनपुरम किसी के थे, कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कंपोजिशन, और देवर इंक्लूडेड पोस्ट संगम वर्क। तो एग्जामिनर ने कुछ सोच के लिखा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ संगम, पोस्ट संगम, ये आप थोड़ा माइंड लगाओ या फिर एग्जाम में तुक्का लगाना हो या गेस वर्क करना हो तो फिर आप यही कहोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप A स्टेटमेंट लेकर चलोगे।
होपफुली आपको टाइप 6 और टाइप 7 समझ में आया होगा। टाइप 8 की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लीगल रीजनिंग, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में। यहाँ जो लिखा है वो सब चीज़ें छोड़ दो, मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन में। क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मैं कहूँ इसमें से आप एक मत चूज़ करो, एक से ज़्यादा चूज़ करो, ठीक है। मान लो स्टेटमेंट सेटिंग कुछ इस तरह की होती, इनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है चीफ पर्पस। मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉ भी डिटरमाइन करता है, 1 भी ट्रू है। इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस, 2 भी ट्रू है। डिफाइन एंड लिमिट लिमिटेशन की बात करता है, 3 भी ट्रू है। सिक्योर सोशल जस्टिस, ये भी ट्रू है। एक बार को मैं अगर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट छोड़ के एलिमिनेट कर दूँ तो भी आंसर मैं मार दूंगा। आप डिफरेंस समझो, अगर ऑप्शन सेटिंग में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको इसमें से एक चूज करना है। यूपीएससी क्या कहता है, आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर मैं आपके पास लेकर आऊँ, यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन, एक ओरिजिनल क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी कौन सी है। अगर मैं इसमें से कोई एक चूज़ करना चाहूँ तो मैं बी को टिक कर दूंगा, और यहाँ पर अगर आप कहोगे तो मैं ए और ये छोड़ के बी शायद टिक कर सकता हूँ, 2 और 4। अब लीगल रीजनिंग कहाँ आती है, पहले समझो लीगल रीजनिंग होती क्या है। जो कोर्ट में वकील लोग आपस में जिरह करते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं, वो लीगल रीजनिंग है। पॉलिटी में ये पॉलिटी में आएगा लीगल मतलब पॉलिटी। इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है, हर एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना है। ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। कई बार आपको ए और बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। पॉलिटी में अब कुछ कीवर्ड्स पे आप ध्यान दो जो लीगल रीजनिंग जहाँ काम आती है। अगर आपको ऐसा लिखा दिखे, बेस्ट डिफाइंस, बेस्ट एक्सप्लेन्स, बेस्ट सेफगार्ड्स, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, बेस्ट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट प्रमोट्स दिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, सुपीरियर वैल्यू, सुपीरियर मीनिंग, सुपीरियर वर्च्यू, कुछ ऐसी चीज़ें दिखें, ये लीगल रीजनिंग के लिए। एलिमिनेशन एक अलग गेम है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं एक एक करके एलिमिनेट करना ट्राई करूँगा अपनी रीजनिंग को लीगल वे में रख के। कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, क्या ये ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज डिटरमाइन करता है। चीफ पर्पस नहीं है ना, ये नेसेसरी लॉ तो एक ऑफिस में बैठा हुआ बॉस भी बना सकता है, कंट्री के लेवल पे है तो ठीक है, कोई रिलीज ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ए गलत हो गया। इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस है, नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑफिस गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के थ्रू भी ला सकती है। मेरा मन, मैं आज से एक गवर्नमेंट ऑफिस बना देता हूँ, राइट, तो बी भी नहीं है। डिफाइंस एंड लिमिट्स, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जो आपका दायरा बताती है कि आपको इस चीज़ के दायरे में रह के काम करना है। अब सोशल जस्टिस एक तो एक्सट्रीम वर्ड है, दूसरा ये सब करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी ले आएगी ना, बजट में कर देगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तक जाने की जरूरत भी क्या है। लेकिन जैसे ही इसमें ऑप्शन सेटिंग इस तरह की आती है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना है। सिमिलरली जिनने भी पॉलिटी पढ़ी है वो ये तो नहीं कह सकते कि ऑप्शन अपॉर्चुनिटी डेवलप वन सेल्फ फुल्ली ये करेक्ट आंसर हो सकता है, कोई नहीं कहेगा। इस क्वेश्चन में अब लीगल रीजनिंग कैसे काम करेगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, टायरनी को डिफाइन कौन करेगा। क्या कोई पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनना टायरनी या डिक्टेटरशिप है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मैं एक रूल बनाता हूँ कि आज से सुबह ये XY पर मिस्टर एक्स सिंह है, इनको सुबह जाके 7 थप्पड़ रसीद करूँगा और शाम को आने के टाइम पे 4, चलो कम कर दे, डिस्काउंट दे के 1 थप्पड़ रसीद करूँगा, मेरा रूल है, कोई रेस्ट्रेंट नहीं है मेरे पे। तो क्या ये लिबर्टी हो गई मेरी, नहीं हुई ना। तो रेस्ट्रेंट ना होना इज नॉट लिबर्टी। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक, यही मैं मिस्टर एक्स के बोले मिस्टर वाई के साथ सेम चीज़ करूँ, जो मेरा मन करे, मैं 7 खून करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं है। लिबर्टी की डेफिनेशन ये नहीं है। अब बचा क्या, आप जो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पाते वही करेक्ट आंसर है। दिस इज़ द लीगल रीजनिंग, राइट। तो लीगल रीजनिंग टाइप ऑफ MCQ के लिए आप ये चीज़ पढ़ लेना। दूसरा, वाई नॉट टाइप ऑफ रीजनिंग, आपको पता है ऑल ऑफ द एबव जो साइंस टेक में है, इसमें मैं आपको कुछ एक खास बात बताना चाहूँगा, वो समझो। जैसे 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है। ऑल ऑफ द एबव ये तो सब आपने पढ़ा है कि मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ये तो यूट्यूब भरा पड़ा है। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है।
मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, रिवर्स द स्टेटमेंट करके वाई नॉट, मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछना है क्यों नहीं हो सकता। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2024 में पूछा, मुझे नहीं आता जनरली। लायन एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है, भाई मुझे नहीं पता कब बच्चे पैदा करते, कब इनका क्या मन करता है, नहीं पता, आई डू नॉट नो, नहीं पता। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ये भी मुझे पता नहीं कब इनको दहाड़ना है, नहीं दहाड़ना है। एलिमिनेशन टेक्निक पे जाऊंगा तो ये मेरा डू नॉट एक्सट्रीम लिखा हुआ है, अनलाइक डू नॉट, सारे ही गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ इनकरेक्ट होता तो मैं डी मार देता, या करेक्ट में नन एक ऑप्शन होता तो नन मार देता। अब एक चीज़ आप समझो, स्टेटमेंट नंबर 3 पे फोकस करते हैं। अनलाइक मेल लायन, ये लायन है, ठीक है, ये लायन यहाँ बढ़िया सा विग लगा के चलता है, ठीक है, ये लायन है। लायन के अनलाइक मेल लेओपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, मतलब टेरिटरी बना रहे बाई सम टाइप ऑफ मार्किंग, मुझे नहीं पता स्कैंट मार्किंग क्या होती, लेकिन बेसिकली क्या कह रहा है कि लायन क्या करता है, सपोज किसी एरिया में पत्थर रख देता होगा, कंक्रीट की दीवार बना दे, तार बाड़ लगा दे, कुछ भी कर दे, इसने कोई एक टाइप की मार्किंग कर दी और अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ली। कोई एक तरीका है स्कैंट मार्किंग वाला, ठीक है, होता होगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तो क्या करें। अब ये कह रहा है कि मेल लायन तो कर लेते हैं बट लेओपार्ड नहीं करते, भाई है तो दोनों एक जैसे, जंगल में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो आपकी फूड चेन है उसमें टॉप पे बैठे हुए हैं। तो अगर ये अपना टेरिटरी डिफाइन कर सकता है, वाई नॉट, क्वेश्चन मेरा ये है, ये क्यों नहीं कर सकता। आंसर है कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, किसने रोका इसको। लेओपार्ड क्या है, चूहा भी अपनी टेरिटरी डिफाइन करता है, एक तोता भी अपनी टेरिटरी डिफाइन करता है, सांप भी अपनी टेरिटरी डिफाइन करता है, तो वाई नॉट मेल लेओपार्ड। मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट गलत है, एंड जैसे मैं कहता हूँ स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ रॉन्ग, ये हो गया। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट टाइप बन गया, ठीक है, जहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट हैं, एटलीस्ट 1 इनकरेक्ट या ऑल इनकरेक्ट, ठीक है, जहाँ 3 स्टेटमेंट, ऑप्शन सेटिंग कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ सारे हैं, इसका मतलब या तो सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, या फिर एटलीस्ट 1 गलत है। जैसे मैं कहता हूँ 2 इज़ रॉन्ग, मेरे पास आंसर आ जाता है 2, यहाँ से हट जाता है, सी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला नहीं था, मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, आपके आसपास आंसर है, कर सकते हैं भाई, किसने रोका है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, जो साइंस टेक में हम कहते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल ट्रू है। मेज, मक्के से स्टार्च बनाया जा सकता है, नहीं पता मुझे, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। मैं कहूँ वाई कांट, क्यों नहीं बनाया जा सकता, कोई रीज़न है। स्टार्च बना सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर लूँ, मक्के से बनाऊँ, पपीते से बनाऊँ। दूसरा, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक टू बायोडीजल, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या है मक्के में, मतलब अगर गन्ने से बन सकता है बायोडीजल तो देन वाई नॉट फ्रॉम मक्का, ठीक है, बन सकता है। अल्कोहल मेज से बन सकता है कि नहीं, भाई अगर अंगूर से बन सकता है तो फिर मक्के में क्या बुराई है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। आपको ये क्वेश्चन पूछना वाई नॉट, वाई कांट, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको रिवर्स करके ये देखना है, एक तो आपको फ्यूचरिस्टिक और बहुत जनरल स्टेटमेंट्स इन पे फोकस करना है, 2000 हार्ड टू निगेट, आपको रिवर्स करके पूछना है वाई नॉट। जैसे हिस्ट्री में भी ये काम आएगा कि विजयनगर एम्पायर में टैक्सेस नहीं होते थे, मैं कहूँ क्यों नहीं होते थे, विजयनगर एम्पायर तो बहुत रिच, बहुत अच्छा एम्पायर था, वाई नॉट, आप कहोगे होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे, तो आंसर आपको उस वे में ले जाना है। फिर इन्फ्रेंस्ड बेस्ड रीजनिंग, यहाँ हम एक एंटर मार के न्यू पेज पे कर लेते हैं। पहले इसमें बेसिकली एक चीज़ फोकस करो, फंडामेंटल नॉलेज कुछ पता है लेकिन मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। आप आंसर पे 2 तरह से आ सकते हो, या तो टर्म को ब्रेक करके देखो, अलग अलग तरह से रीड करके देखो, डिस्टॉर्टिंग अ टर्म, ये हिस्ट्री में है। जैसे अग्रहट्टा लिखा हुआ है, हट्टा, अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट, हट्टा, हत्ती, हत्था आ जाएगा। हत्था क्या होता है, हैंडल, ये नल है, यहाँ पानी बह रहा है, ठीक है, ये हत्था होता है, वाटर के लिए यूज़ होता था अग्रहट्टा। आपने पढ़ा, आपके पास आ गया। सेंट्रोकोट्टा, सेंट्रोकुट्टा, सेंट्रोकुट्टा, चंद्रगुप्ता, आपके पास नाम आ गया सेंट्रोकोट्टा, किसका नाम होगा, ये टर्म डिस्टॉर्ट करने वाला है। अब इन्फ्रेंस, आपको बेसिक आइडिया है, आपको सिमिलरिटी ढूंढनी है। सिमिलरिटी किस में ढूंढनी है, ऑप्शन में और स्टेटमेंट में कोहेरेंस ढूंढना है। जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। कुछ नहीं पता मुझे, इस क्वेश्चन का कोई क्लू नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ कांग्रेस ग्रास लिखा है, एलिफेंट है, नट और लेमन ग्रास, लेमन और नींबू, शायद कुछ ऐसा सही होता,
नींबू से आप हाथ धो सकते हो, गोरे हो सकते हो, बर्तन चमका सकते हो, तो मच्छर क्यों नहीं भगा सकते? भगा सकते होगे, तो फिर मैं आंसर सी मार दूंगा। अगला, यहाँ एक तो बहुत सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं जो हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू देखे थे, वैसा सा ही है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्या है, लोअर गैंगेटिक प्लेन। लोअर गैंगेटिक प्लेन क्या है? गैंगेटिक प्लेन ये उत्तराखंड है, देन ये यूपी है, देन इस तरह से ये आपका बंगाल है, देन ये कुछ है। लोअर गैंगेटिक प्लेन ये वाला है, बिहार और बंगाल। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। 3 चीज़ें दी हैं, इनमें से कौन सी क्रॉप मोस्ट सुटेबल है? इसमें मेरी फंडामेंटल नॉलेज 2-3 होंगी। एक तो मुझे मैप पता है, दूसरा मुझे रबी और खरीफ क्रॉप पता है। मान लो मैं कहूँ कि वीट एक रबी क्रॉप है जो विंटर्स में पैदा होती है, जो हाई टेम्परेचर में नहीं बढ़िया होगी, नहीं सस्टेन करेगी, उस मोमेंट में बी और डी को गलत कर देता हूँ। बी एंड डी आर रॉन्ग। तो मेरा पूरा गेम बचा ए वर्सेस सी में। अब क्योंकि पैडी कॉमन है, राइस आपको मैप से ही पता है, बंगाल में राइस होंगे, नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे, ठीक है। अब कहानी ए वर्सेस सी से कॉटन वर्सेस जूट पर आकर रुक गई। कॉटन और जूट की लड़ाई है। अब कॉटन कहाँ होता है? इंडिया के मैप में यहाँ होता है कॉटन, यहाँ तो आपने नहीं देखा। और जूट यहाँ पैदा होता है, आपको पता है जूट की पैदावार। आंसर आ गया। ये इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, आपने थोड़ी नॉलेज से आइडिया लगाया, अपने गट पे भरोसा करा, और सिर्फ गेसवर्क यहाँ काम नहीं करेगा। ये इन्फ्रेंस बेस्ड रीजनिंग कहलाती है। अगला, सिस्टर स्टेटमेंट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। 2 सिमिलर थीम या 2 सिमिलर कीवर्ड्स किसी स्टेटमेंट में, 2 ऑप्शंस में होते हैं। जैसे यहाँ लिखा कुला वापा और ड्रोना वापा। लैंड यहाँ भी है, लैंड यहाँ भी है। आप ये मान के चलो एग्जाम ने लैंड के इर्द गिर्द आपको घुमाया है, इन बी और डी को तो बस ज़बरदस्ती डाल दिया है। आंसर इनमें से होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो 50-50 का गेम है, ठीक है। आपको ऑप्शंस ठीक से पढ़ना है, आपको देखना है कहीं एक सिमिलर थीम पे क्वेश्चंस तो नहीं दे रहा है। फिर असर्शन रीजनिंग में एक रीज़न आपको ये भी देना पड़ेगा जहाँ कोई एलिमिनेशन टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, रीजनिंग दो, वाई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। जैसे मैं कहूँ ये गुच्ची वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें ये कह दूँ सम हिमालयन फॉरेस्ट में ग्रो होता है, करेक्ट बताना है। मैं ये कह भी दूँ कि सम है, मुझे जनरली इस चीज़ के बारे में ज़ीरो नॉलेज, मुझे पता भी नहीं कि इंडिया में ग्रो होता है, ब्राज़ील में होता है, कहाँ होता है, क्या है क्या नहीं है, ज़ीरो नॉलेज। बट मैं कहता हूँ ये जनरलिस्टिक सा स्टेटमेंट है, 2 को ट्रू मान लेता हूँ, तो 2 यहाँ है, यहाँ ए और बी चले गए। आंसर तो अब भी नहीं आया, 1 वर्सेस 3 अभी भी है। कमर्शियल कल्टिवेशन होता है, नहीं होता, फंगस है, क्या है, पता नहीं, कुछ नहीं पता। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है। और जनरली मुझे ये भी नहीं पता कि इंडिया में होता है ब्राज़ील में। मैं ये जो गेसवर्क लेके 50-50 पे आया हूँ, वो भी ट्रू था या नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस देखो बने होते छोड़ने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपका ये वाला अटेम्प्ट बर्बाद करने के लिए और अगला अटेम्प्ट भी बर्बाद करने के लिए। आप ऐसे क्वेश्चंस में ना तो कोई एलिमिनेशन टेक्निक्स ला सकते हो, ना ही उनको नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे ये चीज़ अटेम्प्ट क्यों करनी चाहिए। एक प्रिंसिपल ध्यान रखो, 0 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में। स्कोरिंग 0 इज़ बेटर देन स्कोरिंग नेगेटिव मार्क्स। ये जो लास्ट वीडियो था, आर यू एलिमिनेटेड बाय जस्ट 1 मार्क, इसमें डिटेल में बात की हुई है, ठीक है। प्लस एक वीडियो है सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, ये प्रोबेबिलिटी मेथड। ये 3 वीडियो जब आप देख जाओगे तो शायद आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि पेपर रिलेटिवली आसान है, आपके हिसाब से 100 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकती है, राइट, बट आपके 30-35 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तब तो ऐसे रिस्क लो, क्योंकि आप वैसे ही बाहर हो रहे हो, फिर तो अटेम्प्ट करना ही है। अदरवाइज अगर आपको लगता है 50-55 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क मत लो। स्कोरिंग 0 इज़ ऑलवेज बेटर देन स्कोरिंग माइनस मार्क्स। लोग एंड में नेगेटिव क्वेश्चंस करके बाहर होते हैं। एंड जो ये वीडियो है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा वीडियो इसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करता है। तो यहाँ आपको असर्शन रीजनिंग ज़रूर देनी है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी क्यों है। अब आते हैं थर्ड टाइप, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, MCQs। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो ये है जहाँ आपको क्वेश्चन में 5 या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से करेक्ट बताना है। इनका प्रिंसिपल ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, अब तक एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं ध्यान जिसमें ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, राइट।
आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे ट्रू नहीं होते, जैसे हल्दी वाला क्वेश्चन था, या फिर ये जो रिसेंटली एक सोलर फ्लेयर का क्वेश्चन साइंस टेक में पूछा, इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 डी ट्रू होने के चांसेस कम हैं। हमारे इंस्टिंक्ट अगर ये कहते हैं ना ऑल ऑफ द अबव लगा दो साइंस टेक में, तो ज़रा रुक जाओ ठहर के, ये क्या कह रहा है, करेक्ट बताना है। अगर मैं एक चीज़ पर फोकस करूं कि सुनामीज कैन अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सोलर फ्लेयर से उसका क्या लेना देना है, या फिर फॉरेस्ट फायर पूरे प्लेनेट में फैल सकती हैं, अगर मैं इन दो में से एक भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो फिर मुझे पता है 2 इज़ रॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ 2 रॉन्ग है तो 2 यहाँ से चला गया, सी आंसर आ गया। अगर मैं कहता हूँ 5 रॉन्ग है तो 5 यहाँ और यहाँ से चला गया, सी आंसर आ गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन प्लूटोनियम है, आई थिंक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मिलेगा, न्यूक्लियर में 2013 का क्वेश्चन है शायद, ई वेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ आप ऑप्शंस देखो, 7 क्वेश्चन है, 7 स्टेटमेंट है अगेन। ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ समथिंग, इनमें से कौन से एनवायरनमेंट ने ई वेस्ट किया, बेसिकली ई वेस्ट क्या है। ठीक है, आप इसमें क्या कोई एक चीज़ ढूंढ सकते हो जो ई वेस्ट नहीं है, राइट? अगर आप ढूंढ ले जाते हो, मैं कहूँ प्लूटोनियम, दिस इज़ नॉट ई वेस्ट, ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो रेडिएशन देता है। रेडिएशन वाली चीज़ आपके मोबाइल में नहीं होती। जैसे मैं कहूँ स्टेटमेंट नंबर 7 इज़ रॉन्ग, 7 7 7 3 जगह से चला गया, 1 2 3 5 6, इनफैक्ट 4 भी गलत है। 4 क्या है मुझे पता भी नहीं, हेप्टाक्लोर क्या होता है, नहीं होता है, पहाड़ में जाए जनरली नहीं पता। तो ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये है मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस सही हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 करेक्ट, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ आप देखो 3 स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन सेटिंग इस तरह की है कि या तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, या फिर 2 हैं, ऐसी नहीं ऑप्शन सेटिंग कि 3 ओनली, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तो 2 गलत हो सकते थे ना, मान लो 3 ओनली होता तो 2 गलत हो सकते थे, बट इसकी ऑप्शन सेटिंग है इस तरह की 2 2 2, मतलब आपको ये फाइंड करना है कि क्या कोई भी गलत है। जैसे मैं कह दूं कि कोई एक चीज़ गलत है कि महशीर इस रिवर में ना होके कहीं और होती है, या इरावली डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं मिलती, जो भी मैं कह दूं, तो फिर आपके पास आंसर आ गया। 3 स्टेटमेंट हैं, ऑप्शंस इस तरह से होते हैं, इधर 2 स्टेटमेंट आर ट्रू और सारे सही हैं। तो ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको कहूँ, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा होता, ए में लिखा होता 3 ओनली, इनकरेक्ट क्या है, इसमें लिखा होता 1 इज़ इनकरेक्ट, इसमें लिखा होता 2 इज़ इनकरेक्ट, इसमें लिखा होता नन इज़ इनकरेक्ट। आप समझ आया, थोड़ा बेटर क्लैरिटी, क्यों ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एमसीक्यू है। ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक और टाइप ऑफ मल्टीपल एमसीक्यू है जहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं और ऑप्शंस 2 के पेयर में हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिए हैं। फूड चेन ऑफ ओशन, इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, आप देखो 2 2 2 2, कोई से 2 सही है, कोई से 2 गलत है, राइट? अगर मुझे ये पता है कि डायटम्स इज़ ट्रू, तो फिर मैं कहूँगा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। देन दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट 2 वर्सेस 4, क्या मुझे ये पता है, साइनोबैक्टीरिया फोरामिनीफेरा। आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताना, चूज़ कर सकते हो, समझे? तो ये इस तरह के पेयर्स हैं। 3 स्टेटमेंट में क्या है, एटलीस्ट 1 इज़ रॉन्ग, यहाँ क्या है 2 रॉन्ग है, क्लियरली एग्जामिनर ने बता दिया 2 गलत है। फिर ये है फादर ऑफ पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 2 3 पेयर में क्या है, ओनली 1। अगर मैं कहूँ इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू है, या 2 ऑप्शन ट्रू है, या तीनों ट्रू है, यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा वाला ट्रू है ये भी बताओ, ये भी बताओ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत लंबे टाइम से पूछता आ रहा है। यहाँ देखो पेयर टाइप एमसीक्यू यहाँ भी है, यहाँ आपको स्पेसिफिक वे में पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ मैं कहूँ कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है मेरी नॉलेज के हिसाब से, तब भी मैं आंसर पे आ जाऊँगा कि 2 पेयर ओनली, बट यहाँ वो नहीं हो सकता, टाइप 26 में भी नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ तो आपको स्पेसिफिक एक एक के बारे में बताना है कि क्या 1 ट्रू है, अगर है तो बताओ, 2 ट्रू है, 3 ट्रू है, कौन सा है। आपको सारे स्टेटमेंट सेपरेटली पता होनी चाहिए, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। अगर आपने 2 रॉन्ग ढूंढ लिए तो 50-50 चांस में आओगे। मान लो आपने कहा बी गलत है और सी गलत है तो 50% चांस है। अगर आप एक रॉन्ग ढूंढ पाते हो, मान लो आप कहते हो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग, तो फिर इसके 67%
राइट, आपका गया, मतलब 33% आपके पास चांस बचेगा ठीक होने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है। देन जनरल ऑप्शन सेटिंग, वही जो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह की हो सकती है, मतलब कोई दीन ईमान नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप गलत ढूंढते जाओ और करते जाओ, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, ये वो है जो आपको पता है इन जनरल एमसीक्यू जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। फिर एक और टाइप ऑफ एमसीक्यू है जो काफ़ी कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लेता है। एक्चुअल में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ट्रू होता है, आप ये पढ़ लेना, इसमें आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा सब तो सही है, गलत क्या है, बट आप ऑप्शन सेटिंग देखो तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, अगर ई होता ऑल ऑफ द अबव तो आप कर देते। अब इसमें आप क्या करोगे, वेटेज के हिसाब से खेलोगे। सबसे पहले आप देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सवाना की बात कर रहा, फायर होना ही चाहिए, फायर होना चाहिए, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बी और डी एलिमिनेट हो गए। अब बेसिकली कहानी है 1 वर्सेस 3 एंड 4, आपने पहले वेटेज पे खेला तब आप फायर पाए। अब आप देखो 3 एंड 4, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल वर्सेस बरोइंग एनिमल एंड टर्माइट। मुझे जाना होगा, मैं कहूँगा इनकी ज़्यादा वेटेज है, बरोइंग एनिमल तो छोटे से हैं, इनका क्या रोल है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के ऑप्शन सेटिंग भी हो सकती है जहाँ रियल में आपको लग सकता है कि ज़्यादा ऑप्शन ट्रू हैं, जैसे पॉलिटी में लीगल रीजनिंग वाली बात हमने की थी, ये वैसा सा ही क्वेश्चन है। लीगल रीजनिंग के बदले यहाँ आपको एक अलग तरह की इन्वायरमेंटल रीजनिंग देनी पड़ रही है। चलो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, इनकरेक्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी में तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन इनकरेक्ट टाइप 2 यूपीएससी के अलावा कुछ एग्जाम्स में देखी, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ एक और टाइप ऑफ एमसीक्यू जो मैंने कुछ पेपर्स में देखी, जहाँ इनकरेक्ट ऊपर लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नीचे लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ये माइंड में रखना है, चाहे नीचे इनकरेक्ट लिखा हो चाहे ऊपर इनकरेक्ट लिखा हो, चीज़ एक ही होती है। अब आपने अगर ये मिस रीड कर दिया तो क्या होगा, मैं आपको इस वाले से बता देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ इसका आंसर आंसर 1 है सपोज, ठीक है, ए इज़ ट्रू, मैं कहता हूँ 2 रॉन्ग है, ए ट्रू है, ए आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पूछा था इनकरेक्ट, समझ रहे हो, आंसर ए के बदले बी हो जाएगा। अगर मैंने ये कहा कि सी इज़ ट्रू, दोनों सही हैं, और इसने कहा था इनकरेक्ट, सी के बदले डी आंसर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। और बिलीव मी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनकरेक्ट वाली चीज़ ना पढ़ के बाहर होते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले यही मार्क कर लो ना क्वेश्चन में क्या जाता है, एक हैबिट बना लो, जब भी आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हो आप ये देखोगे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म में तो करेक्ट नहीं होगा, कहीं दिख जाएगा ना करेक्ट कौन सा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, एज एज रीजनिंग में नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव में होगा करेक्ट, आपको बेसिकली मार्क कर लेना है। अब लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ ग्रुप, मैच द फॉलोइंग, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में आप डिफरेंस नोट करना। टाइप 1 में क्या है, लिस्ट 1 में 4 पॉइंट दिए हैं, लिस्ट 2 में भी 4 पॉइंट दिए हैं। टाइप 2 में ऐसा नहीं है, यहाँ लिस्ट 1 में 4 पॉइंट हैं, लिस्ट 2 में 4 से ज़्यादा है, बेसिकली अनइवन नंबर्स हैं। ये 2 टाइप है। टाइप 3 में क्या है, डेफिनेशन एक्सचेंज कर दी गई है, हो सकता है इसकी डेफिनेशन यहाँ डाल दी, उसकी यहाँ डाल दी, उसकी यहाँ डाल दी, उसकी यहाँ डाल दी, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट बता रहा हूँ क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। फिर टाइप 4 कुछ ऐसा ऐसा है, इनको सॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो इस तरह से सॉल्व होते हैं वैसे ये सॉल्व होंगे टाइप 4। फिर आते हैं पेयर टाइप, ठीक है, पहले पेयर टाइप कुछ ऐसे पूछ लेता था, आज के टाइम पे पेयर टाइप ऐसे पूछता है। पहले पेयर टाइप जो हमने ऊपर भी देखे थे ना, फादर ऑफ पेयर टाइप, ये वाले टाइप 17, ये भी पेयर टाइप है, ठीक, तो पेयर टाइप है। अगले क्या है, मैप विद लोकेशन, मतलब पेयर टाइप के भी पेयर। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बाद भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकता हूँ जनरली, तो ये यूपीएससी जब पूछना शुरू कर दे, ये तो छोड़ो, कल के डेट में यूपीएससी बोले हबेस कॉर्पस की स्पेलिंग बता दो, भाई मैं तो वहीं निकल लूँगा, मुझे नहीं आती। फिर क्रोनोलॉजी टाइप ऑफ एमसीक्यू, यहाँ भी आप देखो पेयर टाइप है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, इसकी ऑप्शन सेटिंग और इसकी ऑप्शन सेटिंग सिमिलर सी है। और कंटेम्प्रेरी टाइप, ये भी पेयर मैच करने मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, मैच द फॉलोइंग। 2 टाइप ऑफ एमसीक्यू हैं, आप इनको ज़रा ऑब्जर्व करो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इनकी जो ऑप्शन में पेयरिंग होती है, मान लो मुझे सी का 3 पता है, कंदरिया महादेव टेम्पल एमपी में है, तो सी का 3 यहाँ है, सी का 3 यहाँ है, ए और सी में से आंसर है। अब आप एक चीज़ देखना, मान लो सी का 3 है, 3 और 4, 1 और 2 कुछ ऐसे एक्सचेंज होंगे, देखो 3 4 यहाँ है, यहाँ 4 3 है, 3 4 4 3 एक्सचेंज हो गए, यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 है, एक्सचेंज हो गए, ठीक है, 2 1 1 2 चेंज हो जाएंगे, आपको इस तरह से चेंजेस मिलेंगे, ठीक।
जैसे इसमें भी है 2 3 4 1, यहाँ क्या है देख लेना पॉज करके, आपको समझ आएगा, कहीं ना कहीं कुछ मैचिंग ज़रूर होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती है। उससे इजी जो देखने में डिफ़िकल्ट लगे लेकिन टाइप नंबर 22 से ज़्यादा आसान टाइप 23 है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी पेयरिंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लो ये कहता हूँ फजल अली कमीशन इज़ फॉर लिंग्विस्टिक डिवीज़न ऑफ स्टेट्स, बी का 2, तो बी का 2 कहाँ है? बी का 2 यहीं है, बस और कहीं है ही नहीं। कोई पेयरिंग वैसी नहीं, जैसे 4 2 1 5 है, 2 4 5 1 नहीं है, या 1 3 दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर 5 नहीं होता तो फिर इसको इस तरह से ऑप्शन सेटिंग करनी पड़ती, कुछ ऐसा होता है, ये डिफरेंस है। तो ये चीज़ें कई बार आप एलिमिनेशन जोन में जा सकते हो। मान लो आपको पता है, सपोज आपको डी के बारे में नहीं पता, बाकी के बारे में नहीं पता, तो ए और सी में अगेन आप 50-50 का गेम खेलोगे। कभी आप सही हो जाओगे, कभी गलत हो जाओगे। उस गेम से आपको बाहर कैसे आना है वो गेम से बाहर निकालेगा ये वाला वीडियो, ज़रूर देख लेना। टाइप 2 समझ गए। टाइप 3 डेफिनेशन एक्सचेंज। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, डेफिनेशन ए बी सी डी, इसका आंसर इसमें, इसका इसमें, या फिर सी का ए में, ए का सी में, कुछ ऐसा दे देता है। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। टाइप 4 रैंडम टाइप ऑफ ऑप्शन सेटिंग तो है, लेकिन कुछ इस तरह से है। यहाँ कुछ लिखा हो, 3 है, 3 ही चीज़ें, बट ऑप्शन सेटिंग इस तरह से है। अब ऑप्शन की सेटिंग देखो, यहाँ ऐसी है, यहाँ इस तरह के कोड है, नीचे इस तरह के कोड है, बट जो ये वाला है टाइप 4 में कुछ ऐसे कोड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं जिसका आप वेट कर रहे हो कि पेयर टाइप बता दो, पेयर टाइप बता दो। पेयर टाइप में क्या आता है? आता है, नहीं आता, नहीं आता। कोई इतना ज़्यादा परेशान क्यों होना। आपको ये फोकस करना है कि क्या ये पता है कौन कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। पेयर टाइप में आपके पास एक एडवांटेज है जो यहाँ नहीं है। यहाँ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 1 का ये है या नहीं है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। पेयर टाइप में एक तो एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत लगती हैं। ठीक है, वो हम एलिमिनेशन टेक्निक वाले वीडियो में बात करेंगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, सपोज़ मेरे हिसाब से ये इनकरेक्ट होता, 2 इनकरेक्ट होता, 1 करेक्ट होता, तो भी तो मेरा आंसर सेम ही आता। लेकिन यहाँ वो बात नहीं होती। ठीक, अगर मैं कह दूँ 3 करेक्ट है तो आंसर मेरा सी या बी में से आएगा। अगर मैं कहूँ 3 इनकरेक्ट है तो फिर आंसर मेरा ए में से हो जाएगा, या इसमें डी में से हो जाएगा। इतना बड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ आप कम नॉलेज होने के बावजूद एक एडवांटेज में रहते हो। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में जो हमने फादर टाइप नंबर 17 जो है उसकी बात की थी, और 1 लाइनर क्वेश्चन है। अब 1 लाइनर है, फैक्चुअल है, या तो आपको आता है या नहीं आता। 1 लाइनर क्या है, जो यहाँ पे बात की थी हमने, सिंपल क्वेश्चन है, तो आता है नहीं आता। इसमें इतना क्या अफसोस करना। बहुत ज़्यादा पेयर टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ भी तो जनरल कैटेगरी में 75 मार्क्स चली जाएगी। राइट, तो ये पेयर टाइप ऑफ एमसीक्यूज हैं। इसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी भरोसा करना पड़ेगा, जो वाइल्ड गेस वर्क है उस पर जाना पड़ेगा। बात करेंगे जब एलिमिनेशन टेक्निक्स और वाइल्ड गेस वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, देन टाइप 28 मैप्स में प्रिपेयर रहो कि इस तरह की कुछ चीज़ें पूछे। कल की डेट में यूपीएससी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, इंग्लिश पूछ ले, हिंदी पूछ ले, वर्ड मीनिंग पूछ ले, मेरी मर्जी मैं क्या पूछना चाहता हूँ। फिर क्रोनोलॉजी टाइप ऑफ एमसीक्यू, इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजी बेसिकली क्या है, कुछ इवेंट्स हुए, इवेंट 1 2 3 4, इसमें से कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप 1 में भी तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन सेटिंग थे, 1 2 2 1 3 4 4 3। ठीक है, 1 4 यहाँ है, 1 4 है, 3 2 का 2 3 कर दिया। ऑप्शन सेटिंग डिफरेंट है। तो क्रोनोलॉजी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑप्शन सेटिंग ऐसे ही है, आराम से होगा, एलिमिनेट करते जाओ। एक चीज़ माइंड में रखनी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड से न्यू। हम कई बार क्या उल्टा कर देते हैं, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग है। जैसे सूबा सरकार परगना, ये लोगों को पता था, बट किसी ने परगना को बहुत बड़ा मान के कर दिया, किसी ने सूबा को बहुत बड़ा मान के कर दिया, वो आंसर टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपको बेसिक चीज़ माइंड में रखनी है। ऐसे एक गलती होती है जिसकी वजह से मेरा 2017 का अटेम्प्ट बिल्कुल स्पॉइल हुआ था। 2 क्वेश्चंस में मैंने 18th सेंचुरी में, आज भी नहीं पता मुझे 18th सेंचुरी में 1700 से लिखना होता है कि 1800 से लिखना होता है, ये कुछ गड़बड़ कर दी थी, शायद ये लिखना होता है, मैंने इसका आंसर कर दिया था। 0 दिया होगा, एग्जामिनर ने गाली अलग दी होगी घर जाके।
कंटेम्प्रेरी टाइप ऑफ एमसीक्यू मोस्टली गलत होते हैं। इसमें क्या है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट में कोई दो पर्सनैलिटी होती है जो कंटेम्प्रेरी है। जैसे ये महोदय इनके कंटेम्प्रेरी थे, ये महोदय इनसे इन्फ्लुएंस थे, ये कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस थे। इसका मतलब या तो उनके साथ के थे या उनके बाद हुए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि ये बंदा पहले पैदा हुआ ये बाद में पैदा हुआ। ए इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई बी, जब तक कि बी इज़ नॉट गॉड कल की, तब तक नहीं हो सकता। अब एक प्रो टिप है जिसमें हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो ये है कि बबल्स एंड में मत मार्क करो। 2 से 3 राउंड ऑफ पेपर कैसे सॉल्व करने हैं गाइडेंस सीरीज़ में आपको ज़रूर मिल जाएगा। राइट, वो इस वीडियो में भी मैंने बात की है, जो लास्ट वीडियो है यहाँ भी आपको एक जनरल आइडिया लगेगा, और जो अगेन ये वाला वीडियो है यहाँ भी बात की है। बबल्स एंड में क्यों नहीं करने चाहिए, उसके 2-3 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, जिसकी वजह से मेरा IIT JEE में फिजिक्स का जो पेपर है गंदा हो गया था, मार्क्स कम आए थे। इशू ये होता है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 100 तक क्वेश्चन हैं। खुदा ना खास्ता मैंने 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का 6 में मारते मेरा पूरा कॉलम गड़बड़ हो गया, गया पेपर गया। दूसरा, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम एंड के लिए रखते हैं हमारे पास प्रेशर होता है, हमारे पे टाइम कम बचता है, प्लस हम कई बार इजी क्वेश्चंस भी वापस से पढ़ते हैं। मान लो मैं कहूँ मैशीर एक बर्ड नहीं फिश है, मैंने टिक कर दिया था, अब एंड में मैं उसको कहूँ चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो इजी क्वेश्चंस भी बार बार रिविजिट हो रहे हैं, पेपर छूटने का डर है। तीसरा, एग्जामिनर, मान लो आप यहाँ बैठे हो एग्ज़ाम हॉल में, ये एग्जामिनर बैठी है डंडा लेके, आपकी चेयर यहाँ है, आप लिटरली देखोगे अरे पास है भर 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 फटाफट भर, तो वहाँ भी एक दिक्कत आती है। राइट, खैर ठीक है, अब आते हैं इस लेक्चर की इस थीम पर कि एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता कैसा है। ये सब टाइप ऑफ एमसीक्यू हमने देख लिए। अब रियल में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। 4 स्टेप में आप एमसीक्यू बना सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में या फिर कहीं एमसीक्यू मेकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो भी आपको यही करना चाहिए, आसान है। वैसे आप बैठोगे दिन में 10-12 क्वेश्चन बनेंगे, इस अप्रोच से बनाओगे दिन में 60-70 क्वेश्चन बना ले जाओगे। सबसे पहले करेक्ट टेक्स्ट आपको बुक से कॉपी पेस्ट करना है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ एमसीक्यू जो हमने यहाँ सब बवाल देखा उसमें से एक चूज़ कर लेना है। फिर हम एमसीक्यू बनाएंगे इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स लेके, फिर वर्ड प्ले करेंगे। वो कहोगे ये सब क्या कह दिया, ये सब ये कह दिया। मान लो मुझे एक एमसीक्यू बनाना है साइंस टेक में, टॉपिक में लेता हूँ ICBM, मेरा मन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मैं क्या करूँगा, या तो बुक से, एग्जामिनर भी सिनॉप्सिस के कंटेंट से नोट्स बनाना ज़रूर चाहेगा क्योंकि कंटेंट अच्छा है, जब बाकी लोग कॉपी कर सकते हो तो UPSC भी कर सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे बुक से या फिर सिनॉप्सिस के कंटेंट से या फिर इंटरनेट से या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल से या लाइन से या पैराग्राफ से। सेंटी मत हो यार, आप अपने नोट से बना लो क्वेश्चन, आपका कंटेंट बेस्ट है, कोई नहीं, मान लिया हमने, ठीक है। तो आप कहीं से पूरा डिट्टो वर्ड टू वर्ड Ctrl+C Ctrl+V कर देते हो। अभी आपका एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यही है एंड ये करेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमने सीधे तो उठा लिया, गलत क्या है इसमें, उठाया हो गया। अब मान लो मैं डेमो पर्पस के लिए 2 MCQ लेता हूँ, एक मल्टीपल टाइप कुछ इस तरह के ऑप्शन सेटिंग में लेता हूँ, दूसरा A एंड B टाइप, मैं 2 स्टेटमेंट लेके ऐसा करता हूँ। तो स्टेप 2 मैंने चूज़ करना है किस टाइप का MCQ, मेरी मर्जी में ऐसा रीजनिंग उठाऊँ, जो मेरा मन करे मैं वो उठाऊँगा। अब मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसमें से कुछ स्टेटमेंट मैं लेता हूँ और उनको डाल देता हूँ। ये कह रहा है कि ICBM के बारे में बताओ एक करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक मिसाइल है इस रेंज की, मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 पूरा कॉपी किया, स्टेटमेंट नंबर 2 पूरा कॉपी किया। इनफैक्ट ओनली लिखा हुआ है, मैंने लिटरली किया क्योंकि है ओनली। एलिमिनेशन टेक्निक पे जाओगे तो आप गलत कर दोगे, 2 हटा के B पे आंसर कराओगे। सूर्य ICBM है, अग्नि 5 ICBM है, ये मैंने यहाँ से उठा लिया। सूर्य यहाँ कहीं लिखा था, राइट, जब ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ लिखा है सूर्य ICBM है 12,000 से 16,000, मैंने ये रेंज यहाँ लिख ली 12,000। और यहाँ पर क्या है, अग्नि 5 की रेंज मैंने यहाँ लिख लिया, अग्नि 5 की रेंज 5,000 ये लिख लिया। सारे ही ट्रू हैं, लेकिन अब अगर इस तरह से हम ऑप्शन बनाए, पेपर बनाए तो सब ट्रू है, कोई गलती नहीं है, सब में डी मारते जाओ, हो गया। बस एक चीज़ ध्यान रखनी, कहीं डी यहाँ तो नहीं दिया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। दूसरा, मैं क्वेश्चन अगर 2 स्टेटमेंट टाइप फ्रेम करना चाहता हूँ तो कोई से 2 स्टेटमेंट मैंने ले लिए, ये उठाया और ऑप्शन ये पेल दिए, हो गया। अब एक्चुअल में MCQ बनेंगे कैसे, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ट्रू है, आपको ये माइंड में रखना है। जब हम फ्रेम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शन ट्रू है, लेकिन आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर आपको ये बनाना है, एक आधा क्वेश्चन में तो ऑल ऑफ द अबव ट्रू होता ही है ना, बन गया आपका आंसर, क्वेश्चन बन गया। अब मैं वर्ड प्ले करना चाहूँगा क्वेश्चन में, किस तरह से मैं स्टेटमेंट को गलत कर सकता हूँ।
करेक्ट के बदले इनकरेक्ट लिख सकता हूँ, एक्सट्रीम वर्ड्स में प्ले कर सकता हूँ, ओनली, ऑल, कैन नॉट, ये सारे जो हैं। डेफिनेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैच द फॉलोइंग, डेटा चेंज कर सकता हूँ, और बाकी मेरा जो मन करे पूरा बवाल अभी हमने डिस्कस किया। अब क्या दिखेगा हमें, मान लो इस क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट नंबर 2 से फ्रांस हटा देता हूँ। अब गलत हो गया, ओनली कंट्री में फ्रांस भी आता है, 2 इज़ रॉन्ग। तो फिर आपको कोई एक स्टेटमेंट में ये करना पड़ेगा जहाँ 2 रॉन्ग है। तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को चेंज कर दिया। ऊपर क्या था, यही क्वेश्चन, जब 2 रॉन्ग नहीं था तो यहाँ मेरा 1, 3 एंड 4 था, या ऐसा था। अब मैंने जो क्वेश्चन बनाया यहाँ पे 2 रॉन्ग ज़रूर दिखाना है मुझे एक में, और साथ में मैंने एक जगह क्या किया कि ICBM को SLBM कर दिया, तो मेरा 4 भी रॉन्ग हो गया, राइट। अब नया आंसर आपका C हो जाएगा, समझ आया? ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं। अब मान लो ये वाला है, इसमें मैंने करेक्ट के बदले इनकरेक्ट लिख दिया, तो जो मेरा आंसर C था अब वो D हो जाएगा, आंसर आपको चेंज कर देना होगा। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है, ये 4 स्टेप में। आप बना के देख लो, करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ जरूर आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, एंड आई होप कि जो ये लेक्चर री रिकॉर्ड करने की आपकी डिमांड थी वो मैंने फुलफ़िल की ज़रूर होगी। 18 से 30 टाइप ऑफ MCQ बनाने में 3 साल लग गए। इस बीच में यूट्यूब पर पता नहीं कितने लोगों ने कैसे कैसे टाइप के MCQ निकाल के कॉपी पेस्ट कर डाला पूरा वीडियो। खैर ठीक है, कर लो, कोई नहीं। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को आपको फैलाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, खुद के लिए भी 4 से 5 बार ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस वाज माय टाइम फॉर दिस लेक्चर। स्पेशल कोर्स में जाके MSGP कोर्स में जा सकते हो, एंड MAB सिमिलर कोर्सेज हैं। अगर ई बुक ही लेनी है तो ई बुक पर जाके आप इनरोल कर सकते हो। सिनॉप्सिस IAS PYQ के लिए बेस्ट कोचिंग है, एंड reader.com, इस पर हम बाकी अदर देन UPSC है उसका एक्सटेंशन ज़रूर आपको दिखाएंगे कुछ टाइम में, तो फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।